नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BPCS 183 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आपके साथ करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि सब्जेक्ट कोड BPCS 183 का जो संबंध है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस से, जिसे हिंदी में सामवेगिक बुद्धि के नाम से जाना जाता है। इस PDF में हम टोटल 6 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले इन क्वेश्चनों को हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि BPCS 183 का जो पेपर आता है वो 50 मार्क्स का आता है और हर क्वेश्चन जो है वहाँ पर 10 नंबर के हिसाब से आपको लिखना होता है। टाइम आपको 2 घंटे का मिलेगा, तो उसी हिसाब से अपनी आंसर राइटिंग करेंगे, उतनी बड़े आप अपने आंसर लिखेंगे। पहला क्वेश्चन आज हमारा ये है कि संवेगों की प्रकृति, विशेषताओं और कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो देखो, जो वर्ड संवेग है ना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इमोशन। और कई बार हमें पता है कि कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं, ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हम अपने इमोशंस में आके डिसीजन ले लेते हैं। इमोशंस उस परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है, जो परिस्थिति हमारे साथ घटी है उस दौरान हम क्या निर्णय ले रहे हैं, उस समय हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हैं ये नहीं कर पा रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा, जिन लोगों का अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता वो एकदम से आक्रामक हो जाते हैं। तो आखिर ये इमोशंस की प्रकृति है क्या, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इन ये इमोशंस किस प्रकार के काम करते हैं ह्यूमन बॉडी में, हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इमोशंस वर्ड आपने जरूर सुना होगा, लेकिन जो संवेग वर्ड है जो हमारा संवेग शब्द है जो हिंदी में, ये थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा। तो अब आपको समझ में आ गया कितना आसान क्वेश्चन है ये। संवेग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इमोशंस बोलते हैं, और हम ज्यादातर जो कार्य है अपने इमोशंस में आके कर देते हैं। तो संवेग, जिसे इंग्लिश में इमोशन कहा जाता है, ये हमारी फीलिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारी मानसिक प्रतिक्रियाएं क्या होंगी, शारीरिक प्रतिक्रियाएं क्या होंगी, इन सब का जो संबंध है वो इमोशन से होता है। कई बार कोई विशेष स्थिति ऐसी घटती है, कोई घटना घट जाती है, कोई विचार ऐसा हमारे सामने आता है कि हम बिल्कुल क्या हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, या हमारे इमोशंस हाई हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अब हम इमोशंस की प्रकृति को समझने जा रहे हैं। तो इमोशंस को इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं भाई? संवेग कहते हैं। इमोशंस की सबसे पहली प्रकृति यह है कि सजीव प्रतिक्रिया देते हैं। जो इमोशंस होते हैं तत्काल और स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं होती है, इसमें विशेष उत्तेजना के जवाब में उत्पन्न होते हैं। यानी कि इमोशंस को आप ये नहीं कह सकते कि इमोशंस जो है वो निर्जीव होते हैं। इमोशंस पहली बात तो सजीव होते हैं, यानी कि सामने से जिस प्रकार का विचार आएगा आप तुरंत ही प्रतिक्रिया उस प्रकार की देंगे ही देंगे। आप कितना भी आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करें, लेकिन वो आपके चेहरे पर शो हो जाएंगे, आपकी आंखों में शो हो जाएंगे। तो जो इमोशंस है वो तत्कालिक क्रिया होती है, यानी कि तुरंत के तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, यानी कि सामने से एक्शन हुआ तुरंत रिएक्शन आएगा। तो कई बार कैसी घटना है, कैसी परिस्थितियां हैं, खुशी का माहौल है, दुख का माहौल है, कैसा है, उस तरीके के जो इमोशंस होंगे एकदम से हमारे सामने क्या होंगे, प्रकट हो जाएंगे। जो इमोशंस है इनकी अभिव्यक्ति यानी इनका प्रकट होना बड़ा जटिल है। कई बार शरीर में क्या होता है, उत्तेजना बहुत ज़्यादा आती है, मानसिक स्थिति कई बार उत्तेजित हो जाती है, या कई बार अलग अलग लोगों के अलग अलग अनुभव इसमें हो सकते हैं। इसके प्रभाव बहुत सारे हो सकते हैं, ये हमारे व्यवहार को निर्धारित करते हैं, ये हमारे निर्णय यानी कि हम डिसीजन कैसे लेंगे इस चीज़ को निर्धारित करते हैं। इवन हमारे समाज में संबंध कैसे होंगे इस पर भी इमोशंस का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इमोशंस की प्रकृति की बात करोगे तो सजीव प्रतिक्रिया होती है, इसमें कोई बनावट नहीं होती है। दूसरी बात क्या है, ये जटिल अभिव्यक्ति होती है, इसकी मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव डालता है, शरीर की उत्तेजना पर भी प्रभाव डालता है, और कई बार अलग अलग लोगों के अलग अलग इंडिविजुअल अनुभव भी होते हैं। संवेगों की विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहली बात यह है कि संवेगों का जो अनुभव है वो व्यक्ति के दृष्टिकोण से अलग हो सकता है, यानी कि सामने वाला बंदा कुछ और सोच रहा है और इमोशंस कुछ और कह रहे हैं। एक ही घटना है लेकिन अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से इमोशंस प्रकट कर सकते हैं। यानी कि घटना एक ही घटी है, किसी एक व्यक्ति के साथ घटी है तो उसके इमोशंस अलग होंगे, दूसरे के साथ घटी है तो हो सकता है उसके इमोशंस अलग हो, तीसरे के साथ घटी हो उसके इमोशंस अलग हो। जैसे मान लो आप मैच देख रहे हो, मैच में हो सकता है आप टीम को फेवर कर रहे हो और दूसरी टीम के विकेट गिरने पर आप खुश हो रहे हो, लेकिन दूसरे एक और व्यक्ति होगा वो भी सेम मैच देख रहा होगा, लेकिन अगर वो दूसरी टीम को सपोर्ट कर रहा होगा तो उसके इमोशंस अलग होंगे। तो एक ही घटना के अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग इमोशंस हो सकते हैं। इमोशंस की अगली विशेषता ये है, ये क्षणिक होते हैं, यानी कि थोड़े समय के लिए होते हैं, अगले ही पल ये बदल भी सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है जिस तरीके की घटना आगे घटेगी उस तरीके के इमोशंस हो जाएंगे। उत्तेजना का स्तर, प्रत्येक इमोशंस में ना अपना एक उत्तेजना का स्तर होता है जो उसकी तीव्रता को नापता है। जैसे कई बार हम खुशी में ना उच्च उत्तेजित हो जाते हैं और शांति में हमारे अंदर उतनी उत्तेजना नहीं होती जितनी होनी चाहिए। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक घटक, संवेग जो होते हैं मानसिक और शारीरिक स्तर पर काम करते हैं। जैसे कई बार दिल की धड़कनें बढ़ गई, चिंता में पसीना आना, ये सब क्या है, इमोशंस ही हैं। तो ये सारी इमोशंस की क्या थी भाई, विशेषताएं थी। अब इमोशंस के कार्य क्या हैं? सबसे पहली बात तो ये जो इमोशंस है ना, एक कम्युनिकेशन सिस्टम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि जैसे हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को किसी के सामने प्रकट कर रहे हैं, दूसरों के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, तो इसमें इमोशंस बहुत ज़्यादा सहायक होता है। दूसरी बात है निर्णय निर्माण में, बहुत सारे लोग अपने डिसीजन जो लेते हैं वो इमोशनली लेते हैं।
तो जब मानसिक स्थिति और इमोशंस की स्थिति बराबर होती है तो अच्छे निर्णय लिए जा सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग परिस्थितियों में अपने आप को तालमेल बिठाने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे मान लो हमें कोई सामने से खतरा है, तो खतरे को पहचानने में भी मदद करते हैं इमोशंस। उससे बचाव करने के लिए भी शारीरिक प्रतिक्रिया तुरंत आ जाती है। तो क्षणिक होते हैं लेकिन तत्काल तुरंत प्रभाव होता है। जैसे मान लो सामने से भाग रहे हो, एकदम से गाड़ी आ जाए, हम तुरंत रुक जाएंगे, एकदम से बचाव वाली मुद्रा में आ जाएंगे। सामाजिक संबंध, संवेग लोगों के रिश्तों को ही मजबूत बनाते हैं या कमजोर बनाते हैं। जैसे सहानुभूति का आपके अंदर इमोशंस है, प्रेम का इमोशंस है, ये सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देते हैं। ये सकारात्मक संवेग कहलाते हैं। कुल मिलाकर संवेग मानव जीवन में एक जटिल और अभिन्न भूमिका निभाते हैं, जो हमारे अनुभव का आकार देते हैं और हमारे शारीरिक और सामाजिक कल्याण में एक योगदान देते हैं। कुल मिलाकर अगर क्वेश्चन आता है भाई संवेग से आप क्या समझते हो, संवेगों की प्रकृति बताओ, विशेषताएं बताओ, कार्य बताओ, तो अगर चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो आप लिखोगे, वरना संवेग का मतलब इमोशंस होता है। इमोशंस से रिलेटेड आंसर लिख देना अपना 400 शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि सामवेगिक दक्षताओं के डोमेन की व्याख्या कीजिए। देखो डोमेन का मतलब होता है क्षेत्र। अब जो ये हमारी सामवेगिक दक्षताएं होती हैं, इसके 4 डोमेन होते हैं। वैसे तो और भी बहुत डोमेन होते हैं, लेकिन आंसर के हिसाब से हमने 4 डोमेन यहाँ पर विभाजित किए हैं, जिनमें से पहला है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। तो देखो यह क्षमता व्यक्ति को अपनी भावनाओं, मान्यताओं और मूल्यों को समझने की योग्यता प्रदान करती है। देखो भाई, जो व्यक्ति अपने आप बारे में जितना ज़्यादा जागरूक होगा, उसे पता होगी भाई मेरी भावनाएं कहाँ पर कंट्रोल हो सकती हैं, कहाँ पर नहीं हो सकती, मैं किन मान्यताओं को मानता हूँ या नहीं मानता, किन मूल्यों को समझ पाऊंगा, किस नहीं समझ पाऊंगा। ये अपनी सेल्फ अवेयरनेस होती है। तो जो व्यक्ति अपने आप के बारे में नहीं जान पाता, वो समाज के बारे में क्या ही जानेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सामवेगिक क्षमता जो है ना, उसका पहला क्षेत्र होता है अपने आप को, खुद को जानना कि हमारी क्षमताएं क्या हैं, हमारी सीमाएं क्या हैं, क्या हमारी पॉजिटिविटी है, क्या हमारी नेगेटिविटी है, किन इमोशंस पर हम हाई हो जाएंगे, कौन से इमोशंस हमें कंट्रोल कर लेंगे। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, जिससे हमें जीवन का ना एक सकारात्मक दृष्टिकोण मिलेगा। तो हम क्वेश्चन ये पढ़ रहे हैं सामवेगिक दक्षताओं का डोमेन क्या है। तो सामवेगिक दक्षता यानी कि हमारे अंदर जो इमोशंस हैं, हमारे जो इमोशंस हैं वो किस प्रकार के कार्य करेंगे, उसमें हम सबसे पहली बात ये कर रहे हैं कि अपने बारे में जानने की कोशिश करें। सेल्फ अवेयरनेस की बात कर रहे हैं कि ये क्षमता व्यक्ति को अपनी भावनाओं को जानने की कोशिश करती है। बहुत सारे लोगों में क्षमता भी नहीं होती, मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत सारे लोगों से आप पूछ लो उनके नेगेटिव स्ट्रेंथ क्या है, पॉजिटिव स्ट्रेंथ क्या है, बता नहीं पाएंगे। उसका रीजन है सामवेगिक क्षमता उनके अंदर नहीं है, कभी उन्होंने अपने बारे में जानने का प्रयास नहीं किया। तो सामवेगिक क्षमताओं में सबसे पहली चीज क्या आ गई, आत्म जागरूकता। दूसरी है आत्मनियंत्रण, सेल्फ रेगुलेशन। आत्मनियंत्रण का मतलब यह है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की क्षमता। यह व्यक्ति को तनावपूर्ण स्थितियों में संयम बनाए रखने में, जिम्मेदारी से कार्य करने में और व्यक्तिगत लक्ष्य हासिल करने में बहुत मदद करती है। सेल्फ रेगुलेशन, आत्मनियंत्रण सफलता की कुंजी है। तीसरा है सामाजिक जागरूकता, सोशल अवेयरनेस। यह क्षमता दूसरों की भावनाओं को समझने और उनका सम्मान करने में मदद करती है। इससे हमें सहानुभूति प्रकट होती है समाज के साथ। हम समाज में जो विविधताएं हैं उसे समझ सकते हैं और समाज के संकेतों को सही से समझ सकते हैं। और चौथा क्षेत्र है संबंध प्रबंधन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। संबंध प्रबंधन कुशलता अन्य लोगों के साथ संबंध स्थापित रखने और बनाए रखने की क्षमता को दिखाती है कि एक व्यक्ति कैसे अपनी एक टीम बना पा रहा है, किस तरीके से संघर्षों का समाधान कर पा रहा है, समाज की समस्याओं को कैसे हल कर पा रहा है और उसकी सोशल रिलेशनशिप क्या है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सामवेगिक दक्षताओं के डोमेन बताओ, तो सामवेगिक दक्षता का पहला डोमेन है कि हमें खुद के बारे में जानना चाहिए, यानी कि आत्म जागरूकता होनी चाहिए। खुद पर नियंत्रण होना चाहिए, यानी कि सेल्फ रेगुलेशन, आत्मनियंत्रण होना चाहिए। समाज के बारे में जागरूकता होनी चाहिए, इससे हमें समाज की समझ मिलती है। और रिलेशनशिप मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी इसका एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जो हमें ये बताता है कि टीम में किस प्रकार से काम किया जा सकता है। इन क्षमताओं को विकसित करने से व्यक्ति जो है वो इमोशनली बैलेंस हो सकता है और समाज में अधिक सफल बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, कई बार पेपर में आया है कि आत्मनियंत्रण का अर्थ क्या होता है। आत्मनियंत्रण के महत्व को समझाइए और हम किस तरीके से आत्मनियंत्रण अपने अंदर विकसित कर सकते हैं, यानी कि सेल्फ कंट्रोल का मतलब क्या है। तो देखो आत्मनियंत्रण का मतलब होता है खुद पर नियंत्रण करना, खुद को कंट्रोल करना, अपने विचारों को कंट्रोल करना, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना और अपने व्यवहार को कंट्रोल करना। ये क्या कहलाता है, आत्मनियंत्रण कहलाता है। ये एक मानसिक क्षमता है हमारी, जो हमें अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। तो जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण कर सकता है वो अपने सभी उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। अब आत्मनियंत्रण का महत्व क्या है।
आत्मनियंत्रण का पहला महत्व यह है कि लक्ष्य प्राप्ति करने में हमें ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। जैसे मान लो हमने कोई अपना टारगेट सेट कर लिया है और अगर हमारा खुद पर नियंत्रण है कि हम इस समय अब यही ही काम कर सकते हैं, हमारा मन भटक नहीं रहा, हमारा दिमाग नहीं भटक रहा, तो हम अपने लक्ष्य भाई प्राप्त कर लेंगे। तो लक्ष्य प्राप्ति में सेल्फ कंट्रोल का एक बहुत बड़ा रोल है। दूसरा, जो हमारे इमोशन से ही फिक्स रहते हैं, भटकेंगे नहीं जल्दी जल्दी। कई बार लोग होते हैं ना, एक सेकंड में इधर एक सेकंड में उधर, तो जिनका सेल्फ कंट्रोल होता है उनका मानसिक संतुलन बना रहता है। इसका दूसरा फायदा ये है, यानी कि आत्मनियंत्रण का पहला महत्व क्या है कि लक्ष्य की प्राप्ति में ये सहायक होता है। हमारे जो इमोशंस होते हैं ये स्टेबल रहते हैं। अगर खुद पर नियंत्रण अच्छा है तो समाज में संबंध आपके अच्छे बने रहेंगे, बेहतर संबंध बनेंगे, क्योंकि इससे संवाद और समझ को बढ़ावा मिलता है। स्वस्थ है, अगर आपका जो है खुद पर नियंत्रण अच्छा है तो आप स्वस्थ आहार का पालन करेंगे, नियमित व्यायाम करेंगे और आपका शरीर भी हेल्थी हो जाएगा। अब बात ये, अगर हमारे अंदर आत्मनियंत्रण नहीं है तो हम इसे विकसित कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें छोटे छोटे टारगेट बनाने होंगे। ऐसे टारगेट होने चाहिए जो हम प्राप्त कर पाए, ये नहीं कि टारगेट इतना बड़ा है कि हम प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले छोटे छोटे टारगेट बनाने चाहिए, उन्हें हासिल करना चाहिए और पॉजिटिविटी लेकर आनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि ध्यान लगाना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, अच्छे अच्छे विचारों को अपनाना चाहिए। तीसरा, अपने विचारों का निरीक्षण करना चाहिए कि हमारे विचार कितने अच्छे हैं। इससे हम अपने आप को पहचान पाएंगे कि कब और क्यों नियंत्रण आखिर हम खो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि समस्या यह है कि हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते, इसलिए खुद पर कंट्रोल नहीं हो पाता। तो खुद पे कंट्रोल करना है तो हमें समय का भी उचित मैनेज करना पड़ेगा कि इस समय ये काम करना है, इस समय हमें ये काम करना है, इस समय ये काम करना है। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे करके खुद पर नियंत्रण स्थापित कर लेंगे। इसके अलावा देखो, संतोष तुरंत नहीं आएगा हमारे पास, ठीक है, हमें इसके लिए एक लंबा अभ्यास करना पड़ेगा। जिस दिन हमारा अभ्यास सक्सेसफुल हो जाएगा उस दिन हम देखेंगे कि हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लेंगे और फिर हम अच्छे जगह पर ध्यान केंद्रित करेंगे। और ये भी ध्यान रहे, अपने खुद के प्रयास के लिए ना खुद को खुद पुरस्कृत करो, कोई आपको सम्मान देने आएगा नहीं। तो जैसे आप छोटे छोटे टारगेट अचीव कर रहे हो तो अपने आप को खुद ही प्रोत्साहन करो, वाह भाई वाह, आज हमने बहुत बढ़िया काम करा। नियमित अभ्यास, आत्मनियंत्रण करने की आदत बनाने के लिए हमें छोटे छोटे प्रयास लगातार करने चाहिए। ये नहीं कि एक दिन दो दिन करा तो फिर कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो ये सारी रणनीतियों के माध्यम से हम अपने आप में सुधार ला सकते हैं और जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि आत्मसिद्धि के महत्व को समझाइए और इसे विकसित करने की रणनीतियों का सुझाव दीजिए। अब भाई, आत्मसिद्धि का मतलब क्या होता है? आत्मसिद्धि का मतलब होता है अपने अंदर की सारी क्षमताओं को जगाना और अपने लक्ष्य को हासिल करना। कई बार मनुष्य अपने अंदर की पूर्ण क्षमताओं को जानता ही नहीं है, इसलिए वो उसे जगा ही नहीं पाता। तो आत्मसिद्धि का मतलब है अपने शरीर की पूर्ण क्षमता का प्रयोग करना। ये व्यक्तिगत विकास के लिए बढ़ावा देती है। आत्मसिद्धि का महत्व क्या है? आत्मसिद्धि से मनुष्य अपने मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से एकदम कंट्रोल वे में विकास की ओर चला जाता है। जब व्यक्ति आत्मसिद्धि प्राप्त कर लेता है तो उसे खुद पर संतुष्ट हो जाता है। जब व्यक्ति अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करता है ना तो संतोष की भावना प्राप्त करता है और बड़ा रिलैक्स माइंड हो जाता है उसका। उसका खुद का विश्वास बहुत बढ़ता है। आत्मसिद्धि से ही आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे व्यक्ति अपने विचारों में अधिक विश्वास रखता है। देखो, जैसे मान लो भाई मैं किसी जॉब पे जा रहा हूँ, मान लो मैं आपको यही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, अगर इस सब्जेक्ट का मेरे को पूर्ण ज्ञान नहीं है तो मेरा आत्मविश्वास कम होगा पढ़ाते वक्त। लेकिन अगर मैं आपको 2 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, मैंने उन 2 क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, तो मेरा जो आत्मविश्वास है वो बहुत ही अच्छा होगा आपको पढ़ाते वक्त, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ मुझे आती है। तो इसलिए आत्मसिद्धि अगर होगी मेरी वहाँ पर, यानी कि मैंने उस चीज़ को पूरी तरीके से सीख लिया होगा, तभी मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा, नहीं तो मेरा आत्मविश्वास घटेगा भाई। प्रेरणा, सबसे बड़ी बात यह कि आत्मसिद्धि लगातार हमें ना मोटिवेट करती है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। आत्मसिद्धि से व्यक्ति समाज में भी प्रभावशाली बनता है, जिससे समाज में वो पॉजिटिव रोल अदा करता है। आत्मसिद्धि विकसित कैसे की जा सकती है? तो सबसे पहले वही छोटे छोटे टारगेट सेट कर लो अपने से रिलेटेड कि हमें ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें करनी है। फिर लगातार उसके लिए क्या करो, ज्ञान अर्जित करो, कुशलताएं अर्जित करो, क्योंकि अगर आपने अपना टारगेट सेट कर लिया, उस पर आप काम नहीं कर रहे, उससे रिलेटेड कोर्स नहीं कर रहे, उससे रिलेटेड स्किल्स नहीं सीख रहे, तो फिर कैसे काम होगा? अपने आप को लगातार एनालाइज करो, आत्मविश्लेषण करो। अगर हम नियमित रूप से अपना मूल्यांकन खुद करेंगे, अपनी प्रगति खुद निरीक्षण करेंगे कितना हम आगे बढ़े हैं, तो ये हमें समझने में मदद करेगी कि हम अपने टारगेट के कितने समीप हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने भाई टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा हमें, ताकि हम अपनी एनर्जी उसी हिसाब से सेटअप कर सकें। अपने शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को बनाए रखना पड़ेगा, नियमित व्यायाम करना पड़ेगा, अच्छा खाना खाना होगा, पर्याप्त नींद का पालन करना होगा। इसके अलावा अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे जो हमें समर्थित करें। ये नहीं कि कुछ लोग ऐसे हों कि हमें हमारा विरोधी करते रहे, भाई तुम ये नहीं कर पाओगे, तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए भाई।
मेडिटेशन करनी चाहिए लगातार। इस तरीके से हम आत्मसिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, इससे हम संतुष्ट भी होंगे और सफल भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 5। टोटल हम भाई देखो यहाँ पर 6 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे बस, ठीक है, क्योंकि ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है सारे और इससे रिलेटेड ही बाकी सारे भी क्वेश्चन हैं। बाकी अगर टाइम मिला, जैसे एग्जाम टाइम है भाई, अभी टाइम नहीं है, तो टाइम मिला तो बाकी 2-4 क्वेश्चन और भी मैं अपलोड कर दूंगा, कोशिश की जाएगी, बट कंफर्म नहीं है। बट यहाँ पर 6 क्वेश्चन जो हैं ये सबसे बढ़िया क्वेश्चनों में से एक है, इनमें से 3-4 क्वेश्चन देख लेना, टकराएंगे पेपर में आपसे। क्वेश्चन नंबर 5, सामवेगिक बुद्धि को सुधारने के लिए रणनीतियों पर चर्चा कीजिए। यानी कि अगर हमें इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है तो हम इसे कैसे बढ़ा सकते हैं अपने शरीर के अंदर। तो देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस का अर्थ यह है कि हम अपनी भावनाओं को भी समझें और दूसरे के भावनाओं को भी समझें। अगर हम अपनी भावना भी नहीं समझ पा रहे, दूसरे के भावना भी नहीं समझ पा रहे, तो भाई हमारे साथ आ जाएगी समस्या। तो इसे सुधार कैसे सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को? तो सबसे पहले अपने आप से प्रश्न पूछें कि आप किस लिए आए हैं इस दुनिया में। आत्म जागरूकता विकसित करें, अपनी भावनाओं को समझें, अपनी भावनाओं को नाम देने का प्रयास करें। जर्नलिंग, अपनी भावनाओं और उनके कारणों को नियमित रूप से लिखें कि भाई मुझे गुस्सा आती है तो किन चीज़ों पर गुस्सा आती है, मैं खुश होता हूँ किन चीज़ों पर खुश होता हूँ, मुझे कैसे लोग पसंद है। ऐसी चीज़ें लगातार आप लिखते रहें, अपनी भावनाओं को अपनी डायरी से शेयर करते रहें। खुद पर कंट्रोल करने की शुरुआत करें, मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं, योगा करें। अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के सोचें, अपने आप को रेस्ट दें। सहानुभूति बढ़ाएं, दूसरे की भावनाओं को समझें, उससे पहले उसे सुनना पड़ेगा, दूसरे की भावनाओं को समय देना पड़ेगा। और ये ध्यान रहे कि किसी भी कीमत पे आपको ये रहना चाहिए कि हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। सामाजिक कौशल में सुधार करें। सामाजिक कौशल क्या होता है? अच्छा कम्युनिकेशन, कि स्पष्ट रूप से बातचीत करें, आप दूसरों को ध्यान से सुनें ताकि अच्छे संबंध बन सकें। टाइम मैनेजमेंट को मजबूत करें और टीम वर्क में काम करें, अकेले नहीं। ज़्यादातर आजकल लोग लग रहा है जिनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी हो, 90% लोग अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं। तो टीम वर्क करें, समूह के साथ काम करने की क्षमता विकसित करें, इससे सहयोग को बढ़ावा मिलेगा, समर्थन को बढ़ावा मिलेगा। प्रतिक्रिया खोजें और स्वीकार करें, अपने व्यवहार पर दूसरों की प्रतिक्रिया लें और अपने व्यवहार को सुधारने की कोशिश करें। आलोचना से बचने की कोशिश करें, आलोचनाओं से सीखें। ये नहीं कि किसी ने आपके बारे में कह दिया तो आपने उससे लड़ने चले गए, नहीं, उसने कहा क्यों, आपके अंदर वो क्या कमी है, इस चीज़ का प्रयास करें समझने का। तो इस तरीके से अगर हम समझेंगे तो हमारी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो धीरे धीरे करके मजबूत हो जाएंगे। अंतिम प्रश्न है हमारा कि संवेग के घटक कौन से हैं और संवेग, भावना और मन स्थिति के बीच में क्या अंतर है। तो देखो, जो हमारे इमोशंस हैं कई चीज़ों से मिलकर बनते हैं। सबसे पहला होता है कॉग्निटिव कंपोनेंट, यानी कि संज्ञानात्मक घटक। जितना ज़्यादा हमें ज्ञान होता जाएगा उतनी ही ज़्यादा हमारी समझ विकसित होती जाएगी। तो संवेग का पहला घटक है संज्ञानात्मक घटक। ये घटक व्यक्ति की व्याख्या, समझ और भावनाओं के प्रति उसकी सोच का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए, किसी घटना पर व्यक्ति क्या प्रतिक्रिया देगा ये उसके ज्ञान पर निर्भर है। आजकल ज्ञान की कमी हो रही है, इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी हो रही है। तो कोई क्वेश्चन हमारा ये है कि संवेग के घटक कौन से हैं। तो इमोशंस का हमारा पहला घटक है संज्ञानात्मक घटक। इसमें हमें जितना ज़्यादा चीज़ों के बारे में ज्ञान आएगा, समझ बढ़ेगी, भावनाओं के प्रति उसकी सोच भी बढ़ेगी। शारीरिक घटना, ये भावनाओं से जुड़ी शारीरिक प्रतिक्रियाएं हैं, जैसे हमारे दिल की धड़कन बढ़ना, पसीने आना, चेहरे पर परिवर्तन। ये सब अलग अलग परिस्थितियों और घटनाओं के हिसाब से हमारे अंदर चीज़ें आती हैं। व्यवहारिक घटक होता है एक, ये भावनाओं के बाहरी प्रदर्शन को दर्शाता है, जैसे चेहरे की अभिव्यक्ति क्या है, हमारा शरीर की भंगिमाएं क्या हैं, आवाज़ में बदलाव आएगा, कई बार तेज आवाज़ बोलेंगे, कई बार धीरे आवाज़ बोलेंगे। तो अगर हम बात करें संवेगों के घटक, एक होता है संज्ञानात्मक घटक, एक होता है शारीरिक घटक और एक होता है व्यवहारिक घटक। अब हम संवेग, भावना और मन स्थिति के बीच में अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। तो संवेग तो आपको पता ही क्या होता है, इमोशंस क्या होते हैं। तो इमोशंस क्या है? तत्कालिक प्रभाव हैं जो किसी घटना के बाद तुरंत प्रकट होंगे और ये थोड़े समय के लिए होंगे। इससे शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं। उदाहरण के लिए, तुरंत इंसान गुस्से में आ सकता है, उदासी में आ सकता है, खुशी में हो सकता है। अब इमोशंस का मतलब तो हो गया। अब फीलिंग क्या होती है? फीलिंग अलग चीज़ होती है, इमोशंस अलग चीज़ होती है। भावनाएं क्या होती हैं? संवेग की वजह से उत्पन्न होती हैं और ये उसकी मन की स्थिति होती हैं। ये उससे ज़्यादा लंबे समय तक रहती हैं और व्यक्ति के विचारों में भी प्रकट होती हैं। उदाहरण से, किसी व्यक्ति से लगाव है, निराशा है, तो भावनाएं लंबे समय तक रहती हैं और संवेग छोटे समय तक रहता है। अब बात आती है मन स्थिति, जिसे हम बोलते हैं मूड। मन स्थिति अपेक्षा और भी ज़्यादा लंबे समय तक रहता है और कम तीव्र होता है और ये सामान्य स्थिति को प्रभावित करता है। ये विशेष घटनाओं पर नहीं बल्कि सामान्य कल्याण और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। जैसे कौन व्यक्ति डिप्रेशन में है या कौन व्यक्ति खुश है, ये मन स्थिति को शो करता है। तो कई बार हम मूड, फीलिंग और इमोशंस को एक साथ सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, तीनों में बारीकी से अंतर है।
तो इन तीनों के बीच जो अंतर है वो सिर्फ ये है कि कौन ज़्यादा लंबे समय तक है और कौन कम समय तक है, और कितनी तीव्रता है और कितनी कमी है। तो मैं आशा करता हूँ कि इन 6 प्रश्नों में से अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो आप ज़रूर अच्छे से कर दोगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो, वहाँ ये पीडीएफ अपलोड कर दी गई है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सब्जेक्ट कोड के साथ।